हाँ जी। आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। है ना कि जैव विविधता क्या है ना। भांति जीव बायो डाइवर्सिटी, है ना, भांति डाइवर्सिटी। तो इसके बारे में, परिभाषा के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के विभिन्न आवासों में, पृथ्वी के विभिन्न आवासों का मतलब हो गया, कोई गुफा होता है, कोई नदी में रहता है, कोई पहाड़ पर रहता है, कोई पौधा पर रहता है। इस ढंग से विभिन्न, कोई ठंडा प्रदेश में रहता है, कोई गर्म प्रदेश में रहता है। विभिन्न आवासों, तरह तरह के पादपों व जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो जैव विविधता के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादपों व जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न तरह का जीव जंतु रहे, उसको जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैव विविधता को कई प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे बात को जानो। जैसे पहला हुआ आनुवांशिक विविधता। पहला हो गया आपका आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक का अंग्रेजी हो गया जेनेटिक, विविधता का अंग्रेजी हो गया डाइवर्सिटी। तो आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य है किसी एक ही जाति के, जैसे आम का पेड़ है, तो आमे में एक ही वो आम का पेड़ रहता है, एक तरह के। कोई मालदा आम रहता है, तो कोई मघिया आम रहता है, कोई मितकी आम रहता है। तो आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य है एक ही जाति के अलग अलग किस्मों में पाई जाने वाली विविधता। आमे में बहुत सारा के पेड़ है, इसी आमे में पाए जाने वाले बहुत तरह के विविधता, इसी को कहते हैं आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य है किसी एक ही जाति में अलग अलग किस्मों में पाई जाने वाली विविधता। जैसे यहाँ पर देखा दिया गया है सर्पगंधा। अब सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है राउबोल्फिया सस्पेंटाइना। राउबोल्फिया सस्पेंटाइना जाति की अलग अलग किस्मों के से अलग अलग सुंदरता वाले रेसर पिन नामक रसायन। रेसर पिन एक रसायन का नाम है जो दवाई के रूप में उपयोग होता है ना। तो सर्पगंधा से ये रसायन मिलता है, लेकिन अलग अलग सर्पगंधा से अलग अलग तरह के रेसर पिन मिलता है। कहीं गाढ़ा मिलता है, कहीं पतला मिलता है। जैसे शरबत खोलते हो ना, तो चीनी ज़्यादा डाल दिए तो गाढ़ा हो गया, ज़्यादा सुंदरता बोल सकते हैं। कम चीनी डाला है तो पतला हो गया, उसको कहेंगे कम सुंदरता वाले। तो इसी ढंग से रेसर पिन भी जो होता है, अलग अलग सर्पगंधा में अलग अलग रेसर पिन नमक रसायन मिलता है जो औषधियों महत्व होता है, मतलब दवाई के रूप में उसका महत्व है। इसी तरह भारत में धान के 50,000 से अधिक, धान में जो है 50,000 से अधिक पेड़ पौधा है, और आम की 1,000 से अधिक की किस्में पाई जाती है। आम को जो किस्म है 1,000 से ऊपर, धान के जो चावल खाते हैं वो 50,000 से ऊपर धान की किस्में पाई जाती है। आगे आपका है जैव विविधता। जैव विविधता किसको कहते हैं, तो जातीय विविधता। जातीय का अंग्रेजी होता है इथिक। जातीय का अंग्रेजी होता है इथिक, और डाइवर्सिटी का अंग्रेजी होता है विविधता। तो जातीय विविधता का मतलब हो गया इथिक, इथिक की, है ना, इथनिक की डाइवर्सिटी। जाति का इथनिक और विविधता का डाइवर्सिटी। यह विविधता जातीय स्तर पर होती है ना। आम का जाति हो गया, आपका धान का जाति हो गया, दोनों में विभिन्न विभिन्न भिन्नता है, इसलिए इसे कहा गया यह विविधता जातीय स्तर पर होती है। पूर्वी घाटी की तुलना में पश्चिम घाटी में तरह तरह के उभयचर जातियां है, मतलब पूर्वी घाटी में अलग तरह की जातियां रहता है, पश्चिम घाटी में अलग तरह की जातियां रहता है। पारिस्थितिकी विविधता, है ना, मतलब क्षेत्र ही बदल जाए उसको कहेंगे पारिस्थितिकी विविधता। इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी मतलब के हिंदी है ना, अंग्रेजी हो गया इकोलॉजिकल, और विविधता का अंग्रेजी हो गया डाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी स्तर पर मतलब कि हो गया आपका रेगिस्तान का अलगे पारिस्थितिकी हो गया, वह ना, पतझड़ वन का अलगे हो गया। तो उसके आधार पर जो विविधता पाई जाती है उसको कहेंगे पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली विविधता
है ना, पारिस्थितिकी विविधता कराती है, जैसे भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, पतझड़ वन आदि पर, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, हाँ, विविधता, है ना, 9 से अधिक है, 9 से अधिक है। आगे है आपका पृथ्वी पर और भारत में जातियां कितनी हैं। पृथ्वी पर और भारत में जातियां कितनी हैं, तो इसको जो गिनने वाला संस्था है उसका नाम है यूएनसीएन। जो गिनने वाला संस्था है उसका नाम है IUCN। IUCN, आई मतलब हो गया इंटरनेशनल, कहीं पूरा पृथ्वी का पढ़ के गिनता है, इसलिए इंटरनेशनल लगाया अपने संस्था का नाम में। यू मने हो गया यूनियन, यूनियन मने संस्था। IU मने इंटरनेशनल यूनियन, मतलब कि विश्व संस्था। फार मने के लिए, कंजर्वेशन मने संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करता है, जीव जंतुओं की संख्या को देखभाल करता है। ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक और प्रकृति के स्रोत को सुरक्षा प्रदान करने वाली ये संस्था है, और इसका नाम है IUCN। इसका अंग्रेजी नाम हो गया फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे चलते हैं कि आंकड़ों के अनुसार अभी तक 1.5 मिलियन अर्थात 15 लाख जातियां की खोज हो चुकी है। मतलब वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो जो संस्था है पूरा विश्व में घुमा है, पूरे विश्व की जंतुओं को से मिला है, और कह रहा है कि अभी जो जाति कितना जाति है, तो 1,15,00,000 जाति जो है अभी तक निकाला जा चुका है। 2004 में ये घोषणा किया गया था, 2004 में ये निष्कर्ष निकाला था कि अभी तक 15 लाख जाति का खोज हो चुका है। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार है कि पृथ्वी पर कितना जाति है, लगभग 70 लाख जातियां हैं, यानी जिसमें 15 लाख का खोज हो चुका है, 70 लाख जातियां बाकी को खोज होना बाकी है। कहने का हुआ कि अगर 100% अगर जातियां हैं पृथ्वी पर, उसमें 20% से हम उबारूब हो चुके हैं, हम देख चुके हैं, हमें उनके बारे में जानकारी है। बाकी 80% जातियां हम उसे देखे भी नहीं है, 80% जातियां हम उसे देखे भी नहीं है, खोजे भी नहीं है। विश्व की कुल जातियां 70%, विश्व की कुल जातियों का 70% भाग जंतु है ना। बाकी जो 22% है वो पेड़ पौधा है, और 8% है वन जीव से भरा हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा जंतु जातियां जो है, जंतु जातियां है 70%। पेड़ पौधा के बारे में बात की जाए तो 22% मात्र जातियां हैं, और 8% वन जीव से भरा हुआ है, 8% वन जीव से भरा हुआ है। अगला है आपका, ध्यान से देखिएगा कि भारत की विश्व में केवल 2.4% घेरता है। मतलब कहने का हुआ कि भारत जो जगह है जीव जंतुओं को रहने के लिए, वो 2.4% है पूरे विश्व का। लेकिन परंतु पारिस्थितिकी विविधता ज्यादा होने से यहाँ जैव विविधता 8.4% है। मतलब कि भारत में जमीन तो कम है, जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या कितना ज्यादा है, तो कम से कम 4 गुना ज्यादा है ना। 2.4% है, और 8.1% पूरी दुनिया की जाति का भारत में मिलेगा। क्योंकि भारत में जानते हैं आपके ऋतु होता है, ठंडा, गर्मी, वर्षा, सब जगह एक ही ऋतु रहता है, इसलिए सब जगह कम जाति मिलता है, भारत में ज्यादा जाति मिलता है। भारत में लगभग 45,000 पादप प्राणियां, 45,000 पादप प्राणियां व दोगुना, इनसे दोगुना जातियों की खोजी जा चुकी है ना। तो कह रहा है कि भारत में 45,000 पादप प्रजातियां है ना। इससे दुगना क्या है, जंतु जातियां हैं। मतलब 45,000 अगर पादप है, पेड़ पौधा है, तो 90,000 क्या है, जंतु है। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार भारत में अभी भी 1 लाख जाति जो है ना, 10 लाख जो जाति, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख जो जात पौधा है अभी मिला नहीं है। 1 लाख पौधा को अभी खोजना बाकी है, जो कि भारत में है, ऑलरेडी है, लेकिन अभी खोजना बाकी है। और 3 लाख जंतु को खोजना बाकी है, जो अभी भारत में मिला नहीं है। भारत में है लेकिन भारत में मिला नहीं है ना। कहीं भी कोई वैज्ञानिक उसको देखा नहीं है। जंतुओं को खोजना भी बाकी है, 3 लाख जंतुओं को खोजना भी बाकी है। ऐसा रॉबर्ट मे के अनुसार है। रॉबर्ट मे जो है एक जीव वैज्ञानिक है, जिसका है ना जो भी बोलता है उसको सब वास्तविकता के रूप में माना जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर जैव विविधता के प्रतिरूप और परितंत्र के महत्व, आशांशीय प्रवणता। आशांशीय प्रवणता, आशांशीय का अंग्रेजी होता है लैटिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल है ना, लैटिट्यूडिनल। और ग्रेडियंट मानी प्रवणता, ग्रेडियंट मानी प्रवणता। अक्षांशीय के माने अंग्रेजी होगी आपका लैटिट्यूडिनल, और
प्रबंधता का अंग्रेजी हो गया आपका ग्रेडियंट। प्रबंधता का अंग्रेजी आपका हो गया ग्रेडियंट। आगे हम कह रहे थे आपको भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण 3.5 अक्षांश का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कहता है भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर चल जाइए ऊपर और दक्षिण चल जाइए नीचे, है ना। जैसे भूमध्य रेखा ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है। तो ये जो ऐसे रेखा जो है बीचों बीच से, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 3.5 उत्तर, 3.5 उत्तर, भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के उत्तर 3.5, 3 उत्तर चल जाइए, 3.5 दक्षिण चल जाइए। ये 3.5 उत्तर और ये 3 दक्षिण, है ना। कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, तो बीचों बीच में आपका क्या है, भूमध्य रेखा इस ढंग से है। और 3.5 जो है उत्तर आप चल जाइए और 3.5 आप दक्षिण चल जाइए। दोनों जगह के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोनों जगह के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। दोनों जगह के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और कहते हैं यहाँ अधिक वर्षा होने से जैव विविधता ज्यादा होती है। यहाँ पर ज्यादा वर्षा होगा ये क्षेत्र में आपका और ये क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी। आगे कहता है परंतु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 60.5 डिग्री अक्षांश तक जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है ना। अब भी कह रहा है कि ये आपका पृथ्वी है और ये आपका भूमध्य रेखा है। आप 3.5 डिग्री ना जाकर 66.5 डिग्री चल जाइए, 66.5 डिग्री नीचे भी चल जाइए। ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको कहा जाता है शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। 66.5 डिग्री अक्षांश तक जाने पर शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है। शीतोष्ण यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में थोड़ी कम जैव विविधता मिलती है ना। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नजदीक यहाँ ज्यादा विविधता मिलती है क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं तो ये शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर बहुत कम मिलता है ना, इसके अपेक्षा कम मिलता है। इसके अपेक्षा यहाँ पर जो है जीव जंतु ज्यादा मिलेगा और यहाँ पर जैव विविधता कम मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपका ज्यादा मिलेगा और यहाँ पर जैव विविधता कम मिलेगा। जैसे जैसे नीचे जाइएगा कम मिलेगा। उसी ढंग से यहाँ पर बोला गया यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में से थोड़ा कम जैव विविधता मिलती है। इस तरह 90 डिग्री अक्षांश के तक ध्रुवों की ओर जाने पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे कम विविधता मिलती है। अगर इस पृथ्वी में, है ना, अगर इस पृथ्वी में ध्यान से देखिए कि ये आपका भूमध्य रेखा है और हम इसके ध्रुव पर चल जाएं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा। इसको शीत कटिबंधीय कहते हैं, और शीत कटिबंधीय में जैव विविधता सबसे कम मिलता है ना। भूमध्य रेखा के नजदीक रहेगा तो ज्यादा आबादी, फिर थोड़ा दूर गए तो और कम विविधता मिलेगी, और जब जहाँ ठंडा मिले प्रदेश है पूरा हुआ तो और भी कम आबादी मिलेगी, जैव विविधता मिलेगा, ठीक है। आगे अक्षांशीय प्रवणता को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्ण कटिबंधीय वनों की विविधता सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर है कि दक्षिण अमेरिका के अमेरिका में एक अमेजन जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। वर्षा वन हुआ भी है कि जैव विविधता जो है सबसे अधिक होगा क्योंकि वो उष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है। उसका थोड़ा सा व्याख्या कर दिया गया कि उसमें 40,000 पादप प्रजाति पाई जाती है, 3,000 मछली के जाति पाया जाता है, 1,300 पक्षी के जाति पाया जाता है, 427 स्तनधारी पाया जाता है, 427 उभयचर प्राणी पाया जाता है, 378 सरीसृप जो रेंगता है सांप वगैरह वो पाया जाता है। अब 12,500 जो है एक कोशिका के जीवाणु जैसे कोरोना वगैरह होता है ना, 1,25,000 जो है एक कोशिकीय जातियां पाई जाती है।
तो इस ढंग से वहाँ पर ये सारी जो है अमेजन उष्णकटिबंधीय है ना, अमेजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे अधिक जो है ना, क्या बताएं, आसान से प्रवणता में हम निम्न द्वारा समझे। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता सबसे अधिक होती है। अगर पूछेगा जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आपको यही जवाब देना होगा कि अमेरिका के अमेजन के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा वनों में जैव विविधता सबसे अधिक होती है। इस तरह भूमध्य रेखीय की रेखा देश कोलंबिया में 1425 जातियां 1425 जातियां है ना, कहता है इस तरह भूमध्य रेखा देश कोलंबिया में 1425 जातियां 40 डिग्री उत्तरी उत्तर में न्यूयॉर्क में, 40 डिग्री अक्षांश में स्थित न्यूयॉर्क में 105 है ना। कहाँ ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कोलंबिया है 1400, कहाँ ये न्यूयॉर्क में स्थित जगह है 105, और कहाँ 70 डिग्री अक्षांश के उत्तर में ग्रीनलैंड में केवल 56 जातियां मिलती है। 56 जातियां पक्षी की मिलती है। भारत भूमध्य रेखा के समीप है, भारत भूमध्य रेखा के समीप है, इसे भारत में 1200 पक्षी की जातियां मिलती है। भारत भूमध्य रेखा के समीप है, या इसलिए भारत में 1200 पक्षियां पाई जाती है। पक्षियों की जातियां भारत में 1200 है। आगे है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता का कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता का कारण अधिक उत्पादन, सौर ऊर्जा अधिक होने से पादप अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अधिक उत्पादन, सौर ऊर्जा अधिक होने से पादप पे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जहाँ पर जाहिर सी बात है, जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा गिरेगा वहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा किया जाएगा, और ज़्यादा करने से ज़्यादा अनाज बनेगा, ज़्यादा पे पत्ता निकलेगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, और उसको खाने वाले भी ज़्यादा होंगे। अतः उत्पादकता ज़्यादा होने से जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। इसलिए वहाँ तरह तरह के जो उत्पाद है, तरह तरह के चीज़ को अलग अलग जीव जंतुओं द्वारा खाया जाता है। इस ढंग से जैव विविधता भी अलग अलग होगी, बहुत सारा होगी। जातीय क्षेत्र संबंध। जर्मन में प्रकृति के विज्ञान, जातीय क्षेत्र का संबंध के बारे में जर्मन में प्राकृतिक विज्ञान है ना, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल, प्रकृति का विज्ञानी है ना, वह भूगोल शास्त्री, भूगोल का जो जानने वाला होता है भूगोल शास्त्री, उसका नाम है ना, प्राकृतिक वैज्ञानिक और भूगोल शास्त्री दोनों जो है आपका एक आदमी मिलता है, अलेक्जेंडर वॉन हागवाल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हागवाल्ट अलेक्जेंडर वॉन हागवाल्ट ने बताया कि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ेगा। अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने से अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ेगा। अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने से जातीय संविधा भी बढ़ेगी। जातीय संविधा पर बात क्षेत्र, जातीय संविधा बात क्षेत्र है, जिसके जातीय संविधा बात क्षेत्र के बीच का संबंध है। जातीय संविधा बात क्षेत्र के बीच का संबंध है, जो निम्न सूत्री समीकरण द्वारा दिखाया जाता है ना। क्षेत्र और जातीय संविधा के बीच में एक संबंध बताता है, वो इस फॉर्मूले द्वारा शो किया जाता है। log s बराबर log c प्लस z log a। log s बराबर log c प्लस z log a, जहाँ h क्या है, जातीय संविधा है, a क्या है, एरिया यानी क्षेत्र है, z क्या है, समांतरायन रेखा की धार है। परिवर्तन गुणांक है, किस ढंग से परिवर्तन हो रहा है, किस ढंग से परिवर्तन हो रहा है ना। और सीज क्या है, बाई माइनस अंतःखंड है, सी बराबर बाई माइनस अंतःखंड है। तो इस ढंग से आपका जो है ये फॉर्मूला जो है आपको दिखाता है log s बराबर log c, z प्लस z बराबर log a, z बराबर log a। यदि बड़े क्षेत्र में जातीय क्षेत्र का संबंध समांतरायन रेखा की ढलान एकदम तिरछी खड़ी हो जाती है, और z का मान 0.62 से 1.2 हो जाता है,
जैसे उष्णकटिबंधीय वनों में फरहारी पक्षी व स्तनधारी के रेखा की ढलान देखा जाता है। रेखा की ढलान 1.15 होती है। तो कहता है यदि बड़ा क्षेत्र है ना, ज्यादा बड़ा एरिया है और जातीय क्षेत्र का संबंध समतरायन रेखा की ढलान एकदम खड़ी हो जाती है। ऐसे नहीं होता, ये बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, ये ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, एकदम खड़ा हो जाता है, इससे मतलब स्थिर परिवर्तन है ना। तो ही कह रहे हैं कि जैसे वनों की हरी पक्षी व स्तनधारियों के लिए रेखा ढलान 1.15 होती है, 1.15 होती है ना, 1.15 होती है। 1045 का मान 1 होता है, तो कुछ इस ढंग से 1.15 मतलब कि ढलान खरा तो पूरी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है। देखो आपका ढलान कैसे होता है, 1045 का 1 होता है, आई एम 1.5 हो रहा है, तो कुछ इस ढंग से हुआ होगा, सिंपल सी बात है। उसी ढंग से कह रहा है इस संदर्भ में तिरछी खाई ढलान का अर्थ है जितना बड़ा क्षेत्र होगा वह जातियों की विविधता सम्मिलित उतना ही ज्यादा होगी। इस संदर्भ में तिरछी खाई ढलान का अर्थ है जितना बड़ा क्षेत्र होगा जातियों की विविधता या समृद्धि ही उतना ही ज्यादा होगी। अगर क्षेत्र बड़ा है तो वह जो जनजाति है उस क्षेत्र में ज्यादा फैलेगा, ज्यादा दिन तक जिएगा, है ना, वो और ज्यादा बच्चे पैदा कर सकेंगे। अगर क्षेत्र कम है तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, पैदा करने के उपरांत भी वह बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि उसको आवास की कमी हो जाएगा। तो वही कह रहा है। आगे कहता है समानता छोटे क्षेत्रों में के लिए जेड का मान 0.1 से 0.2 के आसपास होता है। जेड का मान 0. है ना, छोटे क्षेत्र के लिए जेड का मान क्या होता है, 0.1 से 0.2 के आसपास होता है। जैसे कि ये जो हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, लेकिन इससे तनि सूचक 0.1 या 0.2 ये जो इस ढंग का ढलान होता है, ठीक है ना। कहता जातीय विविधता का परितंत्र महत्व, जातीय विविधता का परितंत्र महत्व, ये इम्पोर्टेंस, महत्व को अंग्रेजी होता है इम्पोर्टेंस, महत्व का अंग्रेजी होता है इम्पोर्टेंस, है ना, और जातीय का अंग्रेजी हो गया इथनिक और विविधता का डाइवर्सिटी और परितंत्र का इकोलॉजी। तो कहता जातीय विभिन्नता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इथनिक डाइवर्सिटी इन इकोलॉजी। टीलमैन, यहाँ एक वैज्ञानिक के नाम है टीलमैन, जीव विज्ञान है ना, जीव वैज्ञानिक है टीलमैन, जीव विज्ञान विद्वान है टीलमैन के अनुसार किसी क्षेत्र में जितना ज्यादा जातीय विविधता होगी, किसी क्षेत्र में जितना ज्यादा जातीय क्षेत्र में विविधता, टीलमैन के अनुसार किसी क्षेत्र में जितनी ज्यादा जातियां विविधता होगी उसी हिसाब से वहाँ उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जाति ज़्यादा होगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, है ना। परितंत्र भी अस्थाई होगा, परितंत्र भी क्या होगा, अस्थाई होगा। रिवार्ड प्रॉपर हाइपोथेसिस इन हिंदी, रिवेट पोवर परिकल्पना, हाइपोथेसिस के अंग्रेजी होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस के हिंदी होता है परिकल्पना, परिकल्पना का अंग्रेजी होता है हाइपोथेसिस। और रिवेट पोपर जो है ये आपका नाम हो गया स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकीविद, स्टैनफोर्ड किसी देश का नाम है, स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकीविद, पारिस्थितिकी मने हो गया आपका पर्यावरण वाला और विद मने हो गया वैज्ञानिक। तो जो एक के क्षेत्र का जो वैज्ञानिक हो गया पारिस्थितिकीविद जिसका नाम था पॉल एहररिक, है ना, पॉल का अंग्रेजी हो गया पॉल, वैज्ञानिक का नाम हो गया पॉल एहरलिक के, है ना, पॉल एहरलिक ने यह परिकल्पना दी, परिकल्पना के मतलब अपने परिकल्पना करके दिया, है ना, और उसको लोग सही माना उसकी कल्पना को, है ना, रियल नहीं देखा, परिकल्पना का मतलब हुआ कल्पना करके दिया
जिससे उन्होंने वायुमंडल को परितंत्र कहा। परिकल्पना में वायुयान को परितंत्र कहा। अब वायुयान में लगे किलक, है ना, रिवेट, किलक अंग्रेजी होता है रिवेट, की तुलना जातियों के अनुसार, उनके जातियों के अनुसार अलग वायुयान में लगे रिवेट को उससे बैठे यात्री से ले जाए, है ना। तो कहा कि अगर जो वो रिवेट लगा हुआ रहता है, हवाई जहाज बिना रिवेट के नहीं उड़ सकता है, अगर वह रिवेट जो है उसको हवाई जहाज वाला जो यात्री है उसको घर में लेके चला जाए, है ना, बैठे घर में ले जाए, तो वायुयान उड़ने योग्य नहीं रह जाएगा। तब वायुयान क्या होगा, नहीं उड़ेगा। इस परिकल्पना में रिवेट को ले जाने को परितंत्र, है ना, परिकल्पना में रिवेट को ले जाने को परितंत्र में जातियों को के रूप में समझाया गया। मतलब रिवेट को जातियां माना गया और रिवेट ले गया, मतलब जातियां लुप्त हो गया। तो परितंत्र नहीं चल पाया, परितंत्र नहीं चल पाया। उसी ढंग से अगर जातियां समाप्त हो जाएगी तो वहाँ का जो परितंत्र है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही बात को फिर से उसने थोड़ा सा और डिटेल से बताया है। यदि यात्री रिवेट ले जाते हैं, तो रिवेट ले जाते हैं मतलब कि इसका हिंदी हुआ कि जातियां लुप्त होती रहे तो वायुयान नहीं चल जाएगा, मतलब परितंत्र नहीं चलेगा। जो परितंत्र होता है कि सांप मच्छर को खा रहे हैं ना, में पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा भौला जो है फूल का चूसता है, भौला को आपको मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप, इस ढंग से जो परितंत्र बना वो भी नहीं चल पाएगा जब जातियां ही लुप्त हो जाएगी। तो वायुयान के पंखे का रिवेट का महत्व, पंखा, वायुयान का जो पंखा को ही रिवेट कहा गया, पंखों के रिवेट, है ना, पंखा का जो दायना हुआ उसको रिवेट बोलते हैं। वायुयान के पंखों का रिवेट का महत्व मुख्य जातियों की तरह होती है, मुख्य किसके तरह होती है, जातियों के, तथा इनके बिना वायुयान बोले तो परितंत्र बिल्कुल नहीं चल पाएगा। परितंत्र जो है बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अगला सवाल है इसमें कि सवाल है, यदि पृथ्वी पर 20,000 चीती जातियां, चीती जो पिपरी होता है ना, चीती, उसका जाति कितना होता है, 20,000 होता है। तो 20,000 के तरह के चीती पाया जाता है इस दुनिया में। तो 20,000 की चीती जब इस दुनिया में पाया जाता है तो केवल 15,000 ही रहे तो हमारा जीवन पर किस तरह, हमारा जीवन पर किस प्रकार प्रभावित होगा। यदि पृथ्वी पर 20,000 चीती जातियां के स्थान पर केवल 15,000 ही रहे तो हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभावित होगा। उन पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी उत्तर में जिनमें कुछ विशिष्ट चीटियाँ खाती थी। इसके खाद से श्रृंखला में विघ्न उत्पन्न होगा और हमारा जीवन भी प्रभावित होगा। अब जैसे यहाँ पर बता रहा है कि 20,000 में अगर आपको 5,000 चीटियाँ खत्म हो गया तो 5,000 चीटियाँ जो है कोई विशेष प्रकार का भोजन खाता होगा, वो भोजन खाने वाला तो मर गया, विलुप्त हो गया। अब भोजन खाने वाला विलुप्त हो गया तो वो तो उसकी संख्या उस क्या हो गया, बढ़ेगा। अगर वो 20 है या कुछ है तो हम प्रभावित होंगे। और दूसरी नंबर वो चींटियों को खाने वाला भी, है ना, जो था वो भी मर जाएगा, जिससे क्या है कि हमारा जीवन बिल्कुल प्रभावित होने जा रहा है ना। उन पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होगी जो कुछ विशिष्ट चींटियां खाती थी। इससे खाद्य श्रृंखला में विघ्न उत्पन्न होगा। इस खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, विघ्न उत्पन्न होगा, हमारा जीवन प्रभावित करेगा। पृथ्वी पर चींटियां, बीतिल, भृंग और मत्स्य की कितनी जातियां हैं। तो पृथ्वी पर चींटियां की जातियां 20,000 है ना, अभी बता चुके थे। अब बीतिल का है आपका इकाई, आपका दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000, लाख, 3 लाख है। 3 लाख है आपका 20,000 आपका चीती और 3 लाख आपका भृंग, 3 लाख आपका भृंग। अब 28,000 मछली जातियां, 28,000 मछली की जातियां हैं, 28,000 मछली की जातियां हैं। जैव विविधता, जैव विविधता की क्षति, बायोडाइवर्सिटी डैमेज, जैव विविधता की क्षति, बायोडाइवर्सिटी डैमेज।
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज की लाल सूची विलुप्त प्राणियों की सूची के 2004 के आंकड़ों के पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां में 378 जो होता है कोशिकीय जातियां था, 379 तो जो था एक कोशिकीय जातियां था, 87 जो था पादप जातियां था जो विलुप्त हो चुका है ना। हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड रिसोर्स एक प्रकार का संस्था है जो कि लाल की सूची है ना, लाल की सूची बनाया गया था। लाल सूची में बताया गया था कि कौन कौन मर चुका है ना, जो कौन कौन खत्म हो चुका है। लाल सूची में मतलब खतरा का सूची, तो उसमें 2000 आंकड़ों के अनुसार 500 वर्षों में 784 जातियां क्या हुआ, समाप्त हो गया, जिसमें 378 जो था कैसुरुकी था, मतलब कि कोशिका वाला जाति था, ढेर सारा कोशिका था, और 359 जो था एक कोशिकीय जाति का मौत हुआ था जो कि अब नहीं पाया जाता है, और 87 पादप जातियां विलुप्त हो चुकी थी। नई विलुप्त जातियां में मैरीसस की धोधो, नई विलुप्त जातियां में जो हाल फिलहाल में हुआ है ना समाप्त, उसको कहते हैं मैरीसस की धोधो। मैरीसस की धोधो रूस में ऑस्ट्रेल की समुद्री गाय, रूस में की ऑस्ट्रेल की समुद्री गाय, अफ्रीका की काबेग, अफ्रीका की काबेगा, अफ्रीका की काबेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन, जावा व कैस्पियन के बाघ विलुप्त के कगार पर है। ये सब जातियां अभी तो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन विलुप्त के कगार पर है, कभी भी खत्म हो जाएगा। जिसमें आपका मैरीसस की धोधो, रूस की ऑस्ट्रेलियल समुद्री गाय, अफ्रीका की काबेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन, जावा व कैस्पियन के बाघ विलुप्त के कगार पर है। आगे आपका है विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर है। इस समय 12% पक्षी, 33% स्तनधारी, 32% उभयचर व 31% आवृत्ति पादप जातियां विलुप्त हो चुकी है। कहता है विश्व में 15,500 से अधिक की जातियां विलुप्त हो गई है, उसमें से 12% पक्षी विलुप्त हो गया है, 33% जो जमीन पर रहता है वो विलुप्त हो गया है, 32% उभयचर जो जल और धरती पर दोनों रहता है, 31% आवृत्ति बीजी पादप है ना, जो पौधा है आवृत्ति बीजी पादप है, वो भी विलुप्त हो गया है। जातियों का विलुप्त होना मतलब गायब होना जातियों विलोपन कहलाता है। जातियों का विलुप्त होना जातियां विलोपन कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक 5 बार जातियों का विलोपन हो चुका है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के 5 बार जातियों का विलोपन हो चुका है। मानव क्रियाकलापों के कारण से विलोपन 100 से या 1,000 गुना से अधिक की हो रहा है। कारण मानव क्रियाकलापों के कारण जो सत्ता विलोपन हो रहा है, 5 गो तो पहले ही हो चुका था, वो 100 गुना तेजी से हो रहा है, पहले इतना तेजी से कभी नहीं हुआ था, है ना। जैव विविधता का क्षति अथवा जाति विलोपन का कारण। अब जैव विविधता का क्षति कैसे और जाति विलोपन का क्या कारण है। आवासीय क्षति, विखंडन, है ना, आवासीय क्षति यानी विखंडन। रेसिडेंशियल डैमेज, रेसिडेंशियल मीन्स आवासीय और डैमेज मीन्स क्षति, एंड माने तथा, अब विखंडन माने फ्यूजन, विखंडन माने फ्यूजन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की क्षति। आवासीय शक्ति सबसे अच्छा उदाहरण है एक के समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में थे। कहता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की क्षति
आवासीय शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय ऐसा था कि 14% जगह पर क्या था, वन था, वर्षा वन था 14% जगह पर। लेकिन अभी अभी तुम खोजे जाओगे तो 6% भी वजह से आपको वर्षा वन नहीं मिलेगा। तो बाकी जो यहाँ पर था 8% वन क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो वही कह रहा है कि आवासीय क्षति या विखंडन, ये सब कैसे हो गया, आवासीय क्षति हो गया, आवास की क्षति हो गया, अब विखंडन मैंने फ्यूजन हो गया। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्षति की आवासीय शक्ति का सबसे उदाहरण है। एक समय में वन के पृथ्वी के 14% में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक के क्षेत्र में नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि विश्व में अमेजन वर्षा वन जो है को सोयाबीन की खेती व जानवरों के चरगाह के लिए काटकर साफ कर दिया गया। अमेजन वर्षा वन जो था अच्छा बड़ा वन था, उसको वो पूरा धरती का मैंने वन के पृथ्वी का वायुमंडल का 20% ऑक्सीजन प्रदान करता था। 20% ऑक्सीजन के लिए आपका विशाल अमेजन वर्षा वन देता था, जो सोयाबीन की खेती के लिए लालचवश जानवरों को खाना खुराकी के लिए चरगाह के लिए काटकर साफ कर दिया। यह वन पृथ्वी का 20% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता था। दूसरा में आपका आ गया अतिदोहन, जिसको कहते हैं ओवरडोज। अतिदोहन क्या ही अंग्रेजी होता है, ओवरडोज, है ना। किसी चीज का नहीं कहता है कि खून चूस लेगा, है ना, अब खुरमा चूस लेगा, मतलब ज्यादा गाल दिया, है ना, जितना गाड़ना चाहिए उससे ज्यादा गाड़ दिया। ज्यादा गाड़ेगा तो नींबुआ तित्ता हो जाएगा, है ना। तो इसी को कहा गया अतिदोहन। तो मानव द्वारा प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन होने से पिछले 500 वर्षों में अगर ज्यादा दोहन हो गया, इसके कारण ही, है ना, प्रकृति का ज्यादा दोहन हुआ, ज्यादा उपयोग हुआ, हर लिमिट से ज्यादा उपयोग कर लिया। इससे क्या हुआ, 500 वर्षों में ऑस्ट्रेलियल नाम का समुद्री गाय जो था और पैसेंजर कबूतर जो था आदि विलुप्त हो गया, है ना। मानव द्वारा संपादन का अत्यधिक दोहन से पिछले 500 वर्षों में ऑस्ट्रेलियल समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर आदि विलुप्त हो गया। विदेशी जातियां आक्रमण का तात्पर्य है, जैसे कि नील नदी की मछली का नाम था नाइल पाल्चको, जो पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया था, है ना, ताकि बिजनेस करेंगे, नाइल यहाँ बढ़ेगा, नाइल यहाँ से बेचेंगे। तो अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, उस झील में की सिरकल मछलियां की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। उसके आने से 200 जातियां सिरकन का विलुप्त हो गया, है ना। आगे कहता है इसी तरह मछली पालन के उद्देश्य से लाई गई अफ्रीकन कैटफिश, इसी तरह मछली पालन के उद्देश्य से लाई गई अफ्रीकन कैटफिश कैलेलियस गौरियन पाइनस मछली, है ना। इसी तरह मछली पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, कैलेलियस और गैरी पाइनस मछलियां, 3 मछली के नाम ले रहे हैं, कैटफिश कैलेलियस और गैरी पाइनस भारत की निम्न की नदियों की कैटफिश मछलियां के लिए खतरा पैदा कर रही है। भारत के जो कैटफिश मछलियां है, इसके लिए वहाँ के मछलियां जो है इसके लिए खतरा पैदा कर रही है। कभी भी विलुप्त हो सकता है, कभी भी वो मार के खा सकता है। कभी भी सुनने को मिलेगा कि अब भारत में कैटफिश, जो यहाँ का जो मैथेरिया कैटफिश था वो अब नहीं पाया जाने लगा, ऐसा सुनने को कभी भी मिल सकता है। महाविलुप्ता
एक्सटिंक्शन, महाविलुप्तता का अंग्रेजी एक्सटिंक्शन। जब भी एक मुख्य प्रजाति विलुप्त होती है, अब जब एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, तब उस पर आधारित, है ना, उस पर निर्भर जाति भी विलुप्त हो जाती है। सब विलोपन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सब विलोपन कहते हैं, है ना। जैसे कि कहने का तो कि हम लोग किस पर जिंदा रहते हैं? पेड़ पौधा पर। अब मान लो कि पेड़ पौधा तो बहुत सारा जाति है, लेकिन हम मान लो कि पेड़ पौधा एक जाति को मान के चले और वो विलुप्त हो जाए तो हम लोग बचेंगे? सिंपल बात है, खाएंगे क्या? है, कोई नहीं बचेगा। तो ही कह रहा है कि जब एक मुख्य जातियां, पेड़ पौधा अगर मुख्य जातियां है विलुप्त हो जाती है, तब उस पर आधारित, है ना, उस पर निर्भर जाति, उस पर जो भी निर्भर जाति है वो विलुप्त हो जाती है और सब विलोपन कहलाते हैं। जैसे एक परपोषी मछली को विलुप्त होने से उसके परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। मछली ही मर गया तो उस पर जो जिंदा रहने वाला परजीवी कहाँ से जिंदा रहेगा? उसी से तो जिंदा रहता था, वो भी विलुप्त हो जाता है। अगला है आपका सविकसित परागणकारी सहोपालिकता। सविकसित परागणकारी सहोपालिकता एक पादप के विलोपन से परागणकारी कीट का विलोपन सविकसित परागणकारी का अच्छा उदाहरण है। कह रहा है कि सविकसित परागणकारी सहोपालिकता किसको कहते हैं? तो एक पौधा मान लो विलुप्त हो जाता है तो उसके परागकण से खाकर जिंदा रहने वाला जो कीट है वो उसका भी विलोपन हो जाता है। परागकणकारी कीट, है ना, जो उसका परागकण को खाकर जिंदा रहने वाला कीट का भी मृत्यु हो जाता है। सविकसित परागकणकारी सहोपालिकता का अच्छा उदाहरण है। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता को बचाने के लिए दो विधियां अपनाई गई है। जैव विविधता को बचाने के लिए दो विधियां अपनाई गई है। पहला विधि का नाम है स्वस्थानी संरक्षण। स्वस्थानी संरक्षण दूसरे, है ना। इस तकनीक में जीव जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। मान लो कि कोई बाघ मरने, मतलब कि लुप्त होने जा रहा है, वो जंगल में रहता है तो उसको पिंजरा में ना बंद करके रखे, जंगले में ही रखे, जो उसको जंगले में देखभाल करे कि कोई उधर नहीं जाए और उसको बकरी उकरी का मांस मिलते रहे ताकि वो अपना जनसंख्या बढ़ा सके। तो इस तकनीक से जीवों को उसके खुद के आवास में सुरक्षित रखा जाता है। जैव हौद विस्फोटक, बायोडायवर्सिटी हॉट एक्सप्लोशन। जैव विविधता, हौद विस्फोटक, बायोडायवर्सिटी हॉट एक्सप्लोशन। विचित्र जल में बहुत सारी जातियां पाई जाती है। विचित्र जिले में, मतलब अलग अलग जिले में बहुत सारी जातियां पाई जाती है। यह जातियां किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलती है। सर्वप्रथम 25 हौद विस्फोटक थे, परंतु अब भी विश्व में 34 इसकी संख्या है। हौद विस्फोटक उसको कहते हैं कि जो वैसा जाति जो कहीं नहीं मिलता है उसी जगह पर मिलता है, और वहीं भी जो उसका कुआं नहीं रहेगा तो फिर खतरा है। इसलिए ऐसे जातियों को 25 था पहले, अब 34 हो गया। 34 जगह को सुरक्षित रखा जाना जरूरी है, नहीं तो हुआ खत्म हो गया तो फिर कहीं नहीं मिलने जा रहा है। भारत में 3 जैव विविधता है। 3 जगह जैव विविधता ऐसी है जहाँ पर उसकी खत्म हो जाएगा वह जाति तो फिर खत्म हो जाएगा, वह कहीं नहीं मिलेगा। तो वो 3 जगह है आपका कौन कौन? एक हो गया आपका पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया श्रीलंका इंडो बाल्गा, और तीसरा हो गया हिमालय। हौद विस्फोट की विशेष सुरक्षा के से जातियों का विलोपन 30% कम किया जा सकता है। हौद विस्फोटक की सुरक्षा से जातियों को विलोपन से 30% कम किया जा सकता है।
मान लो कि 100% विलुप्त होने वाला जाति है। अगर हम ध्यान देंगे कि हाँ भाई हाथ विस्फोटक विशेष सुरक्षा के से चलेंगे तो उसमें से 70% तो विलुप्त हो जाएगा, लेकिन 30% को हम बचा लेंगे, है ना। जैव विविधता में संपन्न 14 जीव मंडल, है ना। जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में के रूप में 14 जीव मंडल, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 से अभ्यारण्य मौजूद है। 14 जीव मंडल, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद है। भारत में जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों के रूप में 14 जीव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 443 वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद है। कहता है पवित्र उपवन। अब पवित्र उपवन किसको कहते हैं? तो पवित्र उपवन मेघालय की खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, है ना, और राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश की सरगुज चंदा बस्तर क्षेत्र पवित्र उपवन है। पवित्र उपवन वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ धार्मिक के, है ना, पूजा पाठ के अनुसार वृक्ष को नहीं काटा जाता है। जैसे कि यहाँ आप लोग पीपल के पेड़ को पूजते हैं, कोई काटने आएगा तो काटने दीजिएगा, है। उसी ढंग से मेघालय की खासी व जयंतियाँ की पहाड़ियाँ पर जो जंगल है ना, धार्मिक विचार के कारण वहाँ के आदमी उसको काटने नहीं मिलता है, काटने नहीं दिया जाता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के सरगुज चंद व बस्तर क्षेत्र के पवित्र उपवन है। इन उपवनों के वृक्ष वन जीवों को धार्मिक मान्यताओं के कारण सुरक्षित है ना, सुरक्षा मिला हुआ है। कैसे? धार्मिक मान्यता के कारण, इसलिए इन्हें पवित्र उपवन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पवित्र उपवन कहते हैं। पवित्र उपवन। दूसरा आपका ब्राह्म्य स्थान। मतलब ब्राह्म्य स्थान संरक्षण। प्रोटेक्टिंग माने हो गया संरक्षण, एक्सटर्नल माने हो गया बाह्य, प्रेस माने स्थान। संकटग्रस्त जातियों के उग्मकों को निम्न ताप पे परीक्षण, क्रायोप्रिजर्वेशन, है ना। कहा जा रहा है संकटग्रस्त जातियों के उग्मकों को निम्न ताप परीक्षण क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। लंबे समय तक इस विधि द्वारा उसको रखा जा सकता है, जिंदा रखा जा सकता है। इसको नाम दिया गया निम्न ताप परीक्षण क्रायोप्रिजर्वेशन। परीक्षित अन्य युग्मकों को नर युग्मकों के साथ पात्र में निषेचन कराया जाता है। इसको निषेचन के लिए उसके पास नहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो उसके द्वारा उतना जीवित नहीं रहेगा जितना हम कृत्रिम विधि द्वारा, है ना, प्रयोगशाला में अंडों को निषेचन करा सकते हैं। इस तरह पौधे के बीजों को बीज बैंक को रखा जा सकता है। इस प्रकार संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं, है ना। उसको संरक्षण कहाँ मिलता है? उसके पक्षी के अंदर नहीं, पक्षी के बाहर, उस जीव के बाहर प्रयोगशाला में। वर्ष 1992 में जैव विविधता संरक्षण के लिए रेडियो जेनेरियो हमें जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन और 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए, है ना। 1992 में जैव विविधता संरक्षण के लिए रियो दी जेनेरियो, है ना, रियो दी जेनेरियो हमें हुई जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए, है ना। एक बार जो 1992 में हुआ और दूसरा 2092 में हुआ रियो दी जेनेरियो में, है ना। और 2002 में कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। 190 देशों ने 2010 में जैव विविधता की क्षति को कम करने के लिए की शपथ ली।
है ना, मतलब कसम ली। 190 देशों ने 2010 में जैव विविधता की क्षति को कम करने के लिए, जैव विविधता को नुकसान ना पहुंचे, विभिन्न प्रकार की जाति यहाँ रहे, उसको कम करने के लिए कसम लिया, उसको कम करने के लिए कसम लिया। अगला सवाल है, जैव विविधता को हमें क्यों सुरक्षित जैव विविधता को हमें क्यों सुरक्षित करना चाहिए? जैव विविधता को हमें क्यों सुरक्षित करना चाहिए? संकीर्ण रूप से उपयोगी दवा मिलती है, रंग मिलता है, कीटनाशी मिलता है। अगर जीवों को हम पालेंगे तो उससे दवा भी मिलेगा, रंग भी मिलेगा, कीटनाशी भी मिलेगा। व्यापकता रूप से ऑक्सीजन हमको मिलेगा, परागकण मिलेगा, पर्यटन मिलेगा। नैतिक रूप से भी हमको फायदा है। इस ढंग से जैव विविधता को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारा लेसन नंबर 1 का पूर्ण थ्योरी था, कंप्लीट थ्योरी। इसे आप लोग उतारिएगा और हमें दिखाइएगा। थैंक यू।